तो देश आजाद कराने में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का बहुत बड़ा योगदान रहा। बाबा साहब ने एक बहुत ही बढ़िया संविधान इस पूरे देश को दिया, और संविधान देते हुए भी उन्होंने कहा कि ये संविधान तो अच्छा लिख गया है, लेकिन इसकी अच्छाई का पता तब चलेगा जब एक अच्छे व्यक्ति का हाथों में ये संविधान सौंपा जाएगा। लेकिन हुआ क्या कि जो अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं वो तो अपनी नौकरी चाकरी करके अपना व्यक्तिगत कार्यों में लग गए, उनको देश दुनिया से बहुत ज्यादा मतलब नहीं कहा भी रहा। जाता है कि राजनीति एक तरह से कहा जाता है लुटेरों का मतलब बिल्कुल, अपराधियों का अड्डा है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। इस तरह की राजनीति में व्यवस्था में आपने आने का निर्णय किया, तो उसके बारे में बताइए, आखिर में किसके पीछे क्या वजह रही? मैं वही देखता था कि जैसे हम कब तक अपना व्यक्तिगत कार्य करते रहेंगे। अगर सोचिए बाबा साहब ने अपना व्यक्तिगत कार्य निपटाया होता तो हमको ये संविधान मिला होता नहीं क्या? मिला होता, सही बात। अगर उसी स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना व्यक्तिगत कार्य निपटाया होता तो क्या इतना बड़ा लोकतंत्र स्थापित हो पाया होता? नहीं हो पाया होता। तो निश्चित तौर पर ये जो सोच थी, उन्होंने अपने आप को व्यक्तिगत न रखकर सामाजिक रखा, और समाज में आने के लिए बाबा साहब का एक कथन भी है और हम सभी जानते होंगे। उन्होंने कहा था कि किसी भी समाज का सशक्तिकरण राजनीतिक कुंजी से हो सकता है। मतलब आप राजनीतिक रूप से सशक्त हैं तो सामाजिक रूप से भी सशक्त हो जाएंगे। जय हिंद साथियों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम लोग हैं निचलौल नगर पंचायत के वार्ड नंबर 6 घोड़ावा, जो नगर पंचायत का वार्ड नंबर 6 घोड़ावा है, और यही वार्ड नंबर 6 से हमारे गोपाल जी सभासद का चुनाव लड़ रहे हैं। तो इनसे भी हम कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इनका चुनाव लड़ने का क्या मकसद है और क्यों चुनाव लड़ रहे हैं, चूँकि बहुत पढ़े लिखे और शिक्षित व्यक्ति हैं। तो आइए इनसे जानते हैं। तो सबसे पहले आपका हमारे इस न्यूज़ चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सूरज जी, आप सभी को नमस्कार, और सूरज चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मैं अपने तरफ से अभिवादन करता हूं। और मैं गोपाल कुमार घोड़ावा वार्ड नंबर 6 से सभासद पद का प्रत्याशी हूं, और अपने नई सोच, नई ऊर्जा और एक नए तौर तरीकों के साथ मैं राजनीति में उतरने का जो फैसला लिया हूं, उसके पीछे कई सारे मुद्दे हैं, कई सारे बुद्धिजीवियों का मत है। ये मेरा एक व्यक्तिगत निर्णय भी नहीं था, ये कई सारे लोगों का एक निर्णय था, और उस निर्णयों का मैंने एक तरह से मंतव्य को ध्यान में रखते हुए, उस पर चिंतन मनन करते हुए मैंने सभासद पद के लिए अपना एक तरह से प्रत्याशी बनने का फैसला लिया। और मैं आप सभी के बीच इस समय एक प्रत्याशी के तौर पर आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। देखिए, हमारे लिए एक तरह से देखा जाए तो राजनीति में बड़े ही कहा जाए तो पूरे भारत में डेमोक्रेसी को हुए आज 72 साल हो गए हैं, और 72 साल पूरे होने वाले हैं। और उस डेमोक्रेसी में लगभग 1959 के दौर में एक समय चला था जब भारत में पंचायती वर्ष अधिनियम को लाया गया, और पंचायती राज अधिनियम को प्रस्ताव में लाते हुए प्रथम बार राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज को मूर्त रूप देने का प्रयास किया गया। और आज उसी के शकल सूरत में ये प्रयास किया गया था कि सत्ता केवल एक हाथों में न कैद होकर सत्ता विकेंद्रीकृत हो, और धरातल पर जो विकास है उसकी योजना भी धरातल पर बने और मूर्त रूप में लाने का प्रयास भी किया जाए। लेकिन समय के साथ होता ये चला गया कि सत्ता का विकेंद्रीकरण जो मॉडल था, जिसका सपना स्वतंत्रता सेनानियों ने देखा था, स्वयं महात्मा गांधी जी ने भी इस पर अपने विचार व्यक्त किए थे, वो समय के साथ धीरे धीरे अपने लक्ष्य से थोड़ा भटकता चला गया। कारण था कि उसमें पढ़े लिखे लोगों का आना कम हो गया। तो दोस्तों, इनका जो इन्होंने बहुत बढ़िया बात कहा कि कम से कम सत्ता में जब तक पढ़े लिखे लोग नहीं आएंगे तब तक हमारे इस देश की जो दशा और दिशा है वो बेहतर नहीं हो पाएगी। तो आपकी पहचान एक शिक्षक के तौर पर रही है, आपने बहुत मतलब पढ़ाई लिखाई और शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाए तो आपके समतुल्य जो भी प्रत्याशी हैं शिक्षा के मामले में आपसे उनकी आगे नहीं निकल सकते हैं। तो फिर भी शिक्षा से जुड़े रहे, और क्या जरूरत था कि आपको राजनीति में आने का आपने फैसला किया, इसके पीछे क्या कारण थोड़ा बताइए। देखिए, मैं जहां तक जानता हूं कि अमूमन शिक्षा आदमी ग्रहण करता है तो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं में लग जाते हैं और सोचते हैं कि किसी तरह से हमारा एक छोटी सी नौकरी होगी, छोटा सा परिवार होगा, गुजारा कर लेंगे और हमारा जीवन चल जाएगा, हमारे बाल बच्चे बड़े होकर फिर पढ़ लिख के नौकरी पा जाएंगे, और ऐसे ही जीवन चलता रहा। होता क्या है कि पूरे जब से देश आजाद हुआ
तो देश आजाद कराने में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का बहुत बड़ा योगदान रहा। बाबा साहब ने एक बहुत ही बढ़िया संविधान इस पूरे देश को दिया, और संविधान देते हुए भी उन्होंने कहा कि ये संविधान तो अच्छा लिख गया है, लेकिन इसकी अच्छाई का पता तब चलेगा जब एक अच्छे व्यक्ति का हाथों में ये संविधान सौंपा जाएगा। लेकिन हुआ क्या कि जो अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं वो तो अपनी नौकरी चाकरी करके अपना व्यक्तिगत कार्यों में लग गए, उनको वो देश दुनिया से बहुत ज्यादा मतलब नहीं कहा भी रहा। जाता है कि राजनीति एक तरह से कहा जाता है लुटेरों का मतलब बिल्कुल, अपराधियों का अड्डा है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। इस तरह की राजनीति में व्यवस्था में आपने आने का निर्णय किया, तो उसके बारे में बताइए, आखिर में किसके पीछे क्या वजह रही? मैं वही देखता था कि जैसे हम कब तक अपना व्यक्तिगत कार्य करते रहेंगे। अगर सोचिए बाबा साहब ने अपना व्यक्तिगत कार्य निपटाया होता तो हमको ये संविधान मिला होता क्या? अगर उसी स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना व्यक्तिगत कार्य निपटाया होता तो क्या इतना बड़ा लोकतंत्र स्थापित हो पाया होता? नहीं हो पाया होता। तो निश्चित तौर पर ये जो सोच थी, उन्होंने अपने आप को व्यक्तिगत न रखकर सामाजिक रखा, और समाज में आने के लिए बाबा साहब का एक कथन भी है और हम सभी जानते होंगे। उन्होंने कहा था कि किसी भी समाज का सशक्तिकरण राजनीतिक कुंजी से हो सकता है। मतलब आप राजनीतिक रूप से सशक्त हैं तो सामाजिक रूप से भी सशक्त हो जाएंगे, लेकिन राजनीतिक रूप से सशक्त होने के लिए भी हमको लग रहा है कि बहुत ज्यादा हाईली क्वालिफाइड होने की आवश्यकता है। उसके लिए कोई जरूरी नहीं, भले मैं ये मानता हूं कि उसके लिए कोई योग्यता निर्धारित नहीं है, लेकिन योग्यता निर्धारित नहीं है इसका मतलब ये थोड़ा है कि भाई हम उसमें योग्यता को तवज्जो ही ना दें। तो बिल्कुल आपकी भी बात सही है, लेकिन देखा जाए तो वर्तमान परिदृश्य में जो भी राजनीतिक चीजें हैं तो उसमें धन बल और बाहुबल का बहुत ज्यादा बोलबाला हो गया है। तमाम आपराधिक प्रवृत्ति के लोग राजनीति में अपना वर्चस्व बना लिए हैं और रुपया शराब दारू पैसा के दम पर वोट ले लिया जा रहा है। तो इसके संदर्भ में आप क्या मतलब आप कैसे इस चुनौती से निपटेंगे कि रुपया दारू और तमाम चीजें जो राजनीति में एक तरह से गलत चीजों का समावेश हो गया है, तो इसका चुनौती आपके पास कैसे? देखिए, हम इतना जानते हैं और बहुत सारे संतों महापुरुषों का भी कथन होता है कि सत्य कुछ दिनों के लिए मौन हो सकता है, सत्य कुछ दिनों के लिए कमजोर हो सकता है, लेकिन कभी पराजित नहीं होता है। और स्वयं कबीर साहब ने इस बात को भी कहा है कि हम कितना भी जोर आजमाइश कर लें, विजय तो एक न एक दिन सत्य की ही होनी है। तो अगर देखा जाए आप कितना भी धन बल प्रयोग कर ले, लेकिन जब भी हम आप देश में देखे होंगे, चर्चा पर चर्चा में देखे होंगे, किसी भी छोटा मोटा अगर सभा होता होगा जो आमतौर पर चौराहों पर होता है, उसमें भी आप कहीं ना कहीं दबे स्वर से ही एक बात निकल के आती है, तो वो आती है कि प्रत्याशी हमारा अच्छा होना चाहिए, वेल एजुकेटेड होना चाहिए। क्यों वेल एजुकेटेड क्यों होना चाहिए, ये भी एक सबसे बड़ी बात है और सबसे बड़ा सवाल है। तो उसके संदर्भ में मैं ये बात बता देता हूं कि देखिए, नौकरी करेगा तो आदेश किसी का आएगा और वो किसी के अधीन रहेगा तभी नौकरी करेगा। अब वो आदेश चाहे देश विरुद्ध हो, समाज विरुद्ध हो, लोकतंत्र के विरुद्ध हो, वो ज्यादा मायने नहीं रखती है। जो आदेश पारित हो गया उसी को हमें पालन करना है। लेकिन अगर आप पॉलिसी मेकिंग में एक अच्छे व्यक्ति को भेज देते हैं, व्यवस्थापिका में एक अच्छे व्यक्ति को भेज देते हैं, तो वो व्यवस्था के बारे में सोचेगा, एक मैच्योरिटी दिखाएगा कि व्यवस्था हमारी कैसी होनी चाहिए, हमारे गांव का मॉडल कैसा होना चाहिए, नालियां इंटरलिंक होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। अब मान लेता हूं जब हमारी पढ़ाई ही उस लेवल की नहीं है तो हम मैच्योरिटी क्या दिखा पाएंगे? तो जो भी तमाम प्रत्याशी जो अपने आप को ईमानदार और शिक्षित तमाम लोग हैं, जो चुनाव के पहले तो दावा करते हैं कि हम जीतने के बाद ईमानदारी से काम करेंगे, बेहतर काम करेंगे, लेकिन चुनाव जीतने के बाद देखा जाता है अक्सर वही भ्रष्टाचार और लूट खसोट जारी रहता है। आपके ही घोड़ामा वार्ड नंबर में तमाम ऐसी खबरें आती हैं कि आवास के नाम पे या कोई राशन कार्ड के नाम पे या कोई पेंशन के नाम पे जो भी उनका काम करने का ढंग है वो बिना पैसा लिए नहीं करते हैं लोग। एक एक आवास के नाम पे 20-20 हजार से लेकर 30-30 40-40 हजार गरीबों से लिया जा रहा है। बिल्कुल। तो क्या यह उचित है? और आप जीतेंगे तो क्या इसका विरोध करेंगे? मतलब आपकी जीतने के बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया? नहीं, बिल्कुल उचित तो नहीं कहा जा सकता है। देखिए, लोकतंत्र में कहीं पे भी इस बात की इजाजत नहीं दी गई है कि आप सरकारी धन का बंदरबाट करें। लोकतंत्र इस बात की इजाजत भी नहीं देता है कि आप एक पदों पे रहते हुए पदों का दुरुपयोग करें। होना तो यही चाहिए था। और
72 साल से यही होना चाहिए था। अगर शायद ये हुआ होता तो हमारे देश की तुलना, हमारे नगर की तुलना किसी छोटे मोटे पड़ोसी देशों से नहीं होते, बल्कि यूरोपीय और अमेरिकी देशों से होती। आज कहीं ना कहीं वो कारण जिम्मेदार है, और हम सभी हृदय पर हाथ रख के सोचें तो ये कारण आपको दिखाई देगा कि कहीं ना कहीं जो प्रत्याशी साम दाम दंड भेद लगाकर अगर वो चुनाव जीतता है तो क्या वो उसकी वो भरपाई नहीं करेगा? अगर सिद्धांतों के सहारे राजनीति लड़ी जाने लगी, रिफॉर्मेशन अगर किया जाने लगा, पॉलिसी मेकिंग के स्थान पर कोई बढ़िया व्यक्ति बैठने लगा और वो ईमानदारी से चुनाव लड़ा और ईमानदारी से जीत कर भी आया, तो निश्चित तौर पर वो ईमानदारी कहीं ना कहीं अपना प्रभाव दिखाएगी। और आप देखिए, उदाहरण के लिए मैं अब अपने देश से बाहर जाने की जरूरत नहीं है, हम बहुत सारे ऐसे प्रत्याशियों को, नेताओं को जानते हैं जो हमारे आइडियल पर्सन है और हमारे घर की दीवारों पे टंगे हुए हैं। दक्षिण भारतीय राज्यों में आप बहुत सारे नित नए बदलाव देखते हैं। क्यों? क्योंकि वहां का सीएम बुद्धिमान होता है, वहां का पंचायत का सरपंच सभासद विद्वान होता है, मेयर विद्वान होता है। तो भाई जब विद्वान जाएंगे तो विद्वानों वाली ही बात होगी, और जब ठेकेदार जाएंगे तो ठेकेदारों वाली बात होगी। तो वार्ड नंबर 6 घोड़ावा की जनता के बीच में आप प्रत्याशी के तौर पर, सभासद के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो अगर आपको जनता मौका देती है कि सभासद के तौर पर चुनती है, तो आपकी क्या योजनाएं हैं और क्या आइडिया है, क्या मतलब उद्देश्य आपका है कि जो वार्ड नंबर 6 घोड़ावा है इसको बेहतर बनाने के लिए आपकी क्या मतलब क्या प्रयास करेंगे और क्या आपकी योजनाएं हैं, थोड़ा बताइए आप। निश्चित तौर पर ये बहुत बढ़िया प्रश्न है और बड़ा प्रश्न भी है, और मैं इसके संदर्भ में यही कहना चाह रहा हूं कि मैं प्रत्येक प्रत्याशियों से भी अनुरोध कर रहा हूं कि गांव हमारा है, लोग हमारे हैं, और हम सब एक दूसरे के किसी न किसी के कुछ रिश्ते में आते हैं, नए रिश्ते में आते हैं, तो हम गांव के नाते एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लेकिन हमको सबका सम्मान करना चाहिए, मुद्दा आधारित राजनीति भी करनी चाहिए और मुद्दों के ही आधार पर राजनीति लड़नी चाहिए। और यदि जनता ने शायद अगर मुझे सहयोग दिया, जनता ने मेरे विचारों को सुना और समर्थन दिया, तो मैं निश्चित तौर पर बता रहा हूं कि मैं उन सारे प्रत्याशी जो इस समय चुनाव खड़े हैं, मैं उन सभी को साथ लेते हुए, सभी का सम्मान करते हुए एक कार्य समिति का गठन करूंगा, और वो कार्य समिति नित हर प्रति महीने किसी छुट्टी के दिवस में वो बैठकें आयोजित होंगी, और सभी के राय से जो भी गिला शिकवा, क्योंकि मैं ये बात बहुत भली भांति जानता हूं कि एक व्यक्ति इतना भी सर्वगुण संपन्न नहीं हो सकता है कि उसे हर एक बात का अंदाजा हो जाए। हो सकता है किसी प्रत्याशी के नजर में कोई मुद्दा हो और वो अच्छा भी हो सकता है, तो मैं उस मुद्दे को भी अपने इस कार्य समिति में रखा जाएगा और उस पर गहन मंथन होगा, और जो निष्कर्ष निकलेगा कार्य समिति का उसे प्राथमिकता दी जाएगी गांव की कार्य योजनाओं को बनाने में। और जो मेरा एक सबसे बड़ा ड्रीम जो कहा जाता है, ड्रीम सपना है कि मैं नगर के लिए वार्ड में, जिस वार्ड में मैं आता हूं उस वार्ड के लिए मैं एक पुस्तकालय की स्थापना कराऊं। कम से कम हम अपने लोगों की आदतों को थोड़ा सा बदलें। जो लोग खाली बैठे रहते हैं, सलाह मशवरा करते हैं, बेफजूल की चर्चाएं भी कई बार हो जाती हैं, इसमें कहीं कोई गुंजाइश की बात नहीं है। तो आप किताबों से, तो आपने कहा कि मतलब हम एक अच्छा पुस्तकालय की व्यवस्था कराएंगे और निःशुल्क पुस्तकालय होगा, और चूंकि आप एक युवा प्रत्याशी हैं, शिक्षित प्रत्याशी हैं, तो तमाम शिक्षित और युवाओं के लिए आपकी क्या योजना रहेगी, और जो तमाम युवा आपको देख रहे हैं तो आपसे क्या आशा कर रहे हैं कि मतलब आप चुनाव जीतने के बाद उनके लिए क्या विशेष करने वाले हैं, थोड़ा बताइए दर्शक। जैसे युवाओं के लिए तो एक हो गया, पुस्तकालय से जोड़ा जाएगा, और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, मेरे मन में ये सपना रहा है और मैं सब चाहता भी हूं कि जो भी युवाओं की प्रतिभा है, चाहे वो मान लेता हूं कोई वाद विवाद की प्रतियोगिता संबंधी कोई गतिविधियां हो सकती हैं, कुछ खेल कूद संबंधी और सांस्कृतिक गतिविधियां, उन सबों को समाहित करते हुए मैं अपने वार्ड में, अब वो किसी तरह से सहयोग लिया जाएगा, चाहे जनता का सहयोग लिया जाएगा और चाहे नगर पंचायत से सहयोग लिया जाएगा, किसी भी तरह से सहयोग लेकर, और चंदा लेने की भी जरूरत पड़ी तो चंदा लेकर एक वार्ड महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसमें छोटी छोटी गतिविधियां, जैसे छोटी मोटी कोई खेल कूद प्रतियोगिता हो गई, कोई अन्य जीके कंपटीशन हो गया, या फिर कोई और सामूहिक लोक नवाचार वाली गतिविधियां हैं जो गांव में होती हैं, गांव के लोगों की वो पारंपरिक गतिविधियां, उसका प्रदर्शन, या फिर कहा जाए तो किसी पब्लिकेशन से बात करके पुस्तकों का मेला भी आयोजित किया जाएगा। मेरा पूरा का पूरा उद्देश्य है कि अगर मैं पढ़ा हूं तो
तो पढ़ाई का बीज ही गांव में पड़े और लोग पढ़ाई से जुड़े, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि शिक्षा ही वह कुंजी है जो देश को विकसित होने के कगार पर ले जाएगी और देश को विकास की धारा से जोड़ेगी। और निश्चित तौर पर जिस दिन हमारे लोग शिक्षित हो गए, जिस दिन तर्कशील हो गए, उसी दिन लोकतंत्र की असली जीत होगी। और जो सपना स्वतंत्रता सेनानियों ने देखा था, जो पंचायती राज मॉडल को लाते हुए जो लोगों ने सपना देखा था कि हर एक गांव अपने आप में एक मॉडल बनेगा, वो शायद गतिविधि हो पाएगी अगर शिक्षा जैसा एक माहौल बन गया गांव में। ठीक है, तो हमको लगता है कि शिक्षा जैसी चीजें हैं यहाँ पर मूर्त रूप में मैं लाने का जरूर प्रयास करूंगा। तो दोस्तों ये थे गोपाल जी और वार्ड नंबर 6 घोड़ावा से सभासद के प्रत्याशी हैं, और इनकी हमने बात सुनी और इनका विशेष तौर पर यही कहना है कि अगर हमें जनता मौका देती है तो चूंकि शिक्षित उम्मीदवार हैं तो शिक्षा के प्रति इनका विशेष जोर रहेगा। और इनका भी यही मानना है कि जब तक लोकतंत्र में लोग शिक्षित नहीं रहेंगे, पढ़े लिखे नहीं आएंगे, और एक बेहतर लोकतंत्र की स्थापना नहीं हो सकती और लोगों का कल्याण और समाज का भलाई नहीं हो सकता है। तो ये थे हमारे गोपाल जी, और अब तो जनता के ऊपर तय है, जनता जिसे अपना नेता चुने, और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और आप बेहतर प्रयास करते रहिए। और दोस्तों मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। जय साथियों, धन्यवाद। धन्यवाद।